नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो गया है आपके अपने शो घंटी बजाओ का, और आज घंटी बजाओ में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में लोगों की कमाई पर मंडरा रहे संकट की। अब सवाल यह है कि करीब 5000 किलोमीटर दूर जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन की जमीन पर, वो कैसे हमारे देश में लोगों की कमाई पर असर डाल सकती है। तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, युद्ध के कारण कारोबार पर असर पड़ने वाला है। भारत का एमएसएमई सेक्टर करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इस सेक्टर से जुड़े लोग जो सामान बनाते हैं वो विदेशों में निर्यात किया जाता है। रूस यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन दोनों देशों में होने वाला भारत का निर्यात, उस पर जाहिर सी बात है असर पड़ेगा। निर्यात पर असर का मतलब यह है उद्योगों को घाटा, और अगर सामान बिकेगा ही नहीं तो फिर उसे बनाने वालों की कमाई कैसे होगी। हम सब लोगों से ये कहा गया है कि बिल्डिंग में फायर अलार्म एक्टिवेट किया गया है, और उसके साथ ही लोगों से कहा गया है सभी जो इस इलाके में हैं कि वो नीचे बेसमेंट की तरफ चले जाएं। सिर्फ 2 दिनों में दुनिया ने देख लिया कि जब जंग होती है तो उसका नतीजा क्या होता है। पुतिन कहते रहे कि उनका ये ऑपरेशन यूक्रेन की सरकार और सेना के खिलाफ है, लेकिन रूसी मिसाइलों ने जब हमले शुरू किए तो कितने ही घर और जिंदगियां तबाह हो गईं। यूक्रेन की राजधानी कीव से कुछ ही दूरी पर बनी ये इमारत करीब 200 लोगों का आशियाना थी, अब नहीं है। तबाही का ये मंजर बताता है कि पिछले 48 घंटों में यूक्रेन में क्या क्या हुआ। ये बात सही है कि युद्ध जहां होता है सबसे ज्यादा तबाही वहीं होती है, लेकिन जंग का खामियाजा पूरी दुनिया भी भुगतती है। रूस और यूक्रेन के बीच में हुई इस लड़ाई के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं महज 2 दिनों के भीतर ही। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से ये दुनिया के लिए एक नए आर्थिक संकट की आहट है जिसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत भी इस खतरे से अछूता नहीं। इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई और रोजगार का संकट और बढ़ जाएगा। कोरोना के वक्त लगे झटके से उबरने की कोशिश में लगे छोटे उद्योग अब एक और झटका झेलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हालात वैसे ही बनते दिख रहे हैं, क्योंकि भारत का रूस और यूक्रेन दोनों से ही गहरा कारोबारी रिश्ता है। रूस की बात करें तो 2020-21 में भारत ने वहां से करीब 40,000 करोड़ का आयात किया और लगभग 19,000 करोड़ का निर्यात। इस तरह दोनों देशों के बीच कुल 60,000 करोड़ का व्यापार हुआ। इसी तरह यूक्रेन से भारत का आयात लगभग 16,000 करोड़ और निर्यात 3,500 करोड़ के आसपास है। युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन के साथ भारत के इस कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। डिफेंस सेक्टर, क्योंकि भारत की जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता आ रही थी, उसमें जो रॉ मटेरियल या जो उसमें पुर्जे इस्तेमाल होते थे आज भी वो रशिया से आते थे, उन पर सीधा सीधा असर होगा। भारत की बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स रशिया पर आधारित थी, वहां पर सीधा सीधा असर होगा, आयात में भी निर्यात में भी दोनों तरफ। टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, एविएशन सेक्टर पर असर पड़ेगा। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए ये सारे सेक्टर्स वो हैं, खासकर बाद के जो 3 मैंने नाम लिए, जो कि पैंडेमिक की वजह से पहले से ही बहुत ज्यादा लड़खड़ाए हुए हैं। ये असर कैसे होगा ये समझने के लिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद। इस औद्योगिक नगरी में सैकड़ों छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं।
पिछले कुछ दिनों में इन औद्योगिक इकाइयों में तैयार माल कुछ इस तरह पैक पड़ा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद में करीब 100 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही इनके कारोबार पर असर शुरू हो गया। अब यूक्रेन में एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन बंद हो चुकी है, मतलब सामान भेजने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। पिछले सप्ताह तक डिस्पैचेस कर दिए थे, वो हो गए हैं। अब इस सप्ताह कोई भी बुकिंग वहाँ के लिए नहीं हो रही है। ये वॉर रोकना बहुत जरूरी है। 8-7 दिन ऐसे ही बीत गए तो 100 करोड़ के लगभग एक्सपोर्ट प्रभावित। कई दिन चल गया तो धीरे धीरे प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी। देखिए, एमएसएमई सेक्टर का योगदान भारत के एक्सपोर्ट में करीब 50% का है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो अगर आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्ट होता है तो एमएसएमई सेक्टर, जो कि भारत में करीब 6.5 करोड़ के आसपास हैं, 11 करोड़ लोगों को ये नौकरी देते हैं, उन पर सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, सप्लाई डिसरप्शंस युद्ध के कारण होंगे, तो उसमें लाजमी बात है कि उन एमएसएमईज की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, उनकी ग्रोथ पर, उनके विकास पर सीधा फर्क पड़ेगा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में फार्मा कंपनियों को भी बड़ा झटका लग सकता है। उत्तराखंड में 300 से ज्यादा फार्मा कंपनियां हैं। ये कंपनियां रूस यूक्रेन को दवाओं का निर्यात करती हैं और इन्हीं देशों से दवाओं के लिए कच्चे माल का आयात भी करती हैं। युद्ध के कारण एक तरफ कच्चे माल का संकट बढ़ गया है और दूसरी तरफ निर्यात रुकने से कई कंपनियों का पैसा फंस गया है। इन कंपनियों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो दवा कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के साथ भारत का दवा कारोबार कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए कि 2020-21 में भारत ने रूस को करीब 3,500 करोड़ के फार्मा उत्पाद एक्सपोर्ट किए और यूक्रेन को लगभग 1,200 करोड़ के दवाई उत्पाद निर्यात किए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का बड़ा असर कपड़ों के कारोबार पर भी पड़ सकता है। भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन टेक्सटाइल का बड़ा बाजार है। खास तौर से रूस के साथ भारत का सालाना करोड़ों का व्यापार है। यूपी में नोएडा रेडीमेड गारमेंट्स का हब बन चुका है। यहाँ सिल्क, जूट, टेक्सटाइल, होजरी और गारमेंट्स से जुड़ी करीब 4,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। रूस यूक्रेन के तनाव का असर इन कारोबारियों पर भी दिखने लगा है। इन लोगों को अब अपनी पूंजी फंसने का डर सता रहा है। हमारा माल भी काफ़ी तैयार पड़ा है जो हम अब भेज नहीं पाएंगे शायद, और जो हमारे बायर्स ने लेने से मना कर दिया है फिलहाल, और आगे के भी जितने ऑर्डर्स हैं वो भी उन्होंने सब रोक दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की भी हमें आशंका है। नोएडा के सेक्टर 63 में स्ट्रेंज एक्सपोर्ट्स के नाम से चल रही गारमेंट फैक्ट्री में तैयार माल यूरोपीय देशों के साथ साथ रूस और यूक्रेन में भी एक्सपोर्ट होता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर मालिक तक को ये चिंता सता रही है कि आने वाले दिनों में कच्चा माल महंगा हो सकता है और एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है, जिसका नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ेगा। अगर हफ्ता 10 दिन और चल जाता है तो ये हर कारोबार पे हर जगह पर फर्क पड़ेगा, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो। ये तकरीबन जो है ये कारोबार आधे से नीचे आ जाएगा। रूस और यूक्रेन के साथ भारत का सालाना करीब 525 करोड़ रुपए का कपड़ा कारोबार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो सिर्फ नोएडा में ही गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों के करोड़ों रुपए फंस सकते हैं। एक अहम चीज है वो है कि रशिया को हम लोग यहाँ से $250 मिलियन का माल एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें $60 मिलियन का माल हमारा गारमेंट होता है, और यूक्रेन को हमारी जो एक्सपोर्ट है वो $700 मिलियन की है, लगभग 5500 करोड़ रुपए। अगर ये युद्ध चला तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। नोएडा की तरह गाजियाबाद में भी कपड़े के कारोबार से जुड़े लोग परेशान हैं। साहिबाबाद की इस फैक्ट्री में जीन्स बनती हैं, जिसे यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि कोरोना के बाद से ही एक्सपोर्ट कंटेनर महंगा हो चुका है, जिसके कारण उनकी लागत बढ़ गई। अब एक्सपोर्ट पर ही खतरा मंडरा रहा है। अगर वो युद्ध आज भी रुक जाता है तो प्राइसेस का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर ये लंबा चल गया तो इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ आएंगी। कपड़ों के अलावा भारत रूस को 2,229 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिकल मशीनरी एक्सपोर्ट करता है, 1,119 करोड़ का आयरन और स्टील,
122 करोड़ के छुरी, चम्मच, कांटे एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा भारत यूक्रेन को 153 करोड़ के प्लास्टिक और उससे जुड़े उत्पाद एक्सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर भारत के कई MSME यानी छोटे, लघु और मध्यम उद्योग निर्यात पर निर्भर हैं। इसीलिए युद्ध इन उद्योगों के साथ साथ यहाँ काम करने वालों के लिए खतरे की घंटी है। जीडीपी पे अगर हम असर देखें ग्रोथ पर, तो 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और ग्रोथ का मतलब है अगर ग्रोथ कम हो रही है तो लाजमी बात है कि उनका रेवेन्यू गिरेगा। उनका रेवेन्यू गिरेगा तो उनकी नौकरियों की छटनी होगी, तो इससे सीधा सीधा बेरोजगारी बढ़ती है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई महंगाई के साथ लोगों की कमाई और रोजगार पर भी असर डालेगी? रूस जो है वो एक तरफ तो यूक्रेन पर शर्तें लगा रहा है बातचीत से पहले, और वहीं दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमले भी रूस की तरफ से यूक्रेन पर रुक नहीं रहे हैं। लगातार रूस ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर कर रहा है। अब से कुछ ही देर पहले रूस ने खार्किव शहर में एक बार फिर से जबरदस्त धमाका किया है, और धमाका ऐसा था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन पर हमले जारी हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रूस की आक्रामकता यूक्रेन के खिलाफ कम होने का नाम ले नहीं रही। हालांकि यूक्रेन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। सरेंडर की शर्त पहले रूस की तरफ से रखी गई थी, तो जाहिर सी बात है सरेंडर इसको मान लिया जाना चाहिए यूक्रेन की तरफ से। लेकिन अब रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सेना के साथ डील करना आसान है। ऐसे में अब रूस यूक्रेन की सेना को उकसा रहा है कि वो यूक्रेन में तख्ता पलट करे, और इस सब के बीच रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जो लगातार जारी हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो यूक्रेन के खार्किव का है। यहां पर रूस की तरफ से जबरदस्त हमला किया गया है, और हमला ऐसा था जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई भी दी और दिखाई भी दी। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से हमले के बाद एक आग का गोला और उसमें से उठता काला धुआं। तो रूस की तरफ से यूक्रेन पर जो हमला किया गया है उसकी ये सबसे ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन में रात हो चुकी है। रात के अंधेरे में भी रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आज दिन में खबर साफ हो चुकी थी कि कीव की पूरी तरीके से घेराबंदी कर कीव के बड़े हिस्से पर रूस की सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। रूस के सैनिकों के जो वीडियोस हैं वो अब सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसमें एक तरीके से जीत का जश्न मनाते हुए रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। और इस सब के बीच अब जबकि यूक्रेन अपने घुटनों पर आ चुका है, रूस के सामने यूक्रेन ने एक तरीके से हथियार डाल दिए हैं। बावजूद इसके रूस की ये आक्रामकता, ये अग्रेशन जो कम नहीं हो रहा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। रूस ने एक बार फिर से हमला किया है यूक्रेन पर। और इस सब के बीच आपको ये बड़ी जानकारी भी दे दें जो रूस के मंत्री के हवाले से सामने आ रही है। रूस की सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो सेना है वो यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर अब सरेंडर करती हुई रूसी सेना के सामने नजर आ रही है। यूक्रेन की सेना कई हिस्सों में सरेंडर के मूड में है, ये रूस की सरकार की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। कई जगह यूक्रेन की सेना प्रतिरोध नहीं कर रही, रूस ये भी कह रहा है। और ये वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। देखिए किस तरीके से जश्न मनाता हुआ रूसी सैनिक आज नजर आया इस वीडियो में, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि रूस ने जो चाहा आखिरकार यूक्रेन में उसने अपना वो लक्ष्य हासिल कर लिया है। जिस मंशा के साथ पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था वो मंशा पुतिन की पूरी होती हुई नजर आई। और ये तस्वीर खूब सुर्खियों में आई। इसमें रूसी सैनिक है और पीछे से आप देख सकते हैं कैसे रॉकेट दागे जा रहे हैं। मतलब पूरा अग्रेसिव रूस जो है यूक्रेन के खिलाफ वो लगातार बना हुआ है। और यूक्रेन पर हमला बोलने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है रूस को। जी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, रूस को यूरोपीय देशों के संगठन काउंसिल ऑफ यूरोप से निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, काउंसिल ऑफ यूरोप से रूस को निलंबित कर दिया गया है। यूक्रेन पर जिस तरीके से रूस ने हमला बोला है उसी की ये कीमत जो रूस को चुकानी पड़ी है। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति कल जब वो अपने संबोधन के साथ सामने आए तो उनकी तरफ से कहा गया कि रूस के खिलाफ इस वक्त दुनिया के 2/3 देश हैं जो अमेरिका के साथ हैं। और ऐसे में अब ये बड़ा कदम जो यूरोप के देशों की तरफ से लिया गया है
और इस सब के बीच आपको यह भी बता दूं कि वो खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, वो खबर यह है कि आज रात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी की बैठक होने वाली है और इसमें रूस के युद्ध वाले कदम पर प्रस्ताव जो अमेरिका लेकर आएगा और उसी मामले पर वोटिंग होगी। हम आपको यह भी बता दें कि रूस की तरफ से इस मामले में भारत से समर्थन मांगा गया है। हालांकि भारत सरकार का रुख क्या है वो अभी तक साफ हुआ नहीं है। इस सब के बीच आपको सीधे लिए चलते हैं अमेरिका। मेरे साथ मेरी सहयोगी मधु भाटिया झा इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं मधु भाटिया झा से कि क्या है तैयारी अमेरिका की यूएनएससी में इस प्रस्ताव को लेकर, रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव लाने जा रहा है। जी, अमेरिका ने तैयारी तो पूरी की है कि यूएनएससी में आज प्रस्ताव लेकर आएंगे, लेकिन साथ ही ये भी साफ कहा है कि वो जानते हैं कि रूस जो है वो इस पे अपना वीटो इस्तेमाल करेगा, यानी जो रेजोल्यूशन है वो पास नहीं होगा। फिर मतलब क्या है, इस रेजोल्यूशन के जरिए वो ये वोटिंग के जरिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के जितने देश हैं वो इलाके में शांति चाहते हैं। वो रूस को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो एकजुट है इस पूरे मत पर कि यूक्रेन में जो रूस का हमला है उस पर रोक लगाई जाए और इस शांति जितनी जल्द हो सके उतनी शांति बहाल की जा सके। तो ये जो मीटिंग है ये करीब अब से 3 घंटे बाद न्यूयॉर्क में होगी यूएनएससी की बैठक, और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब रेजोल्यूशन होगा, जब टेबल पर आएगा, तब कई देश जो हैं वो एकजुट होकर रशिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और पुतिन के इस कदम की न सिर्फ कड़ी निंदा करेंगे बल्कि एकजुट होकर उसे रोकने के लिए एक आवाज उठाएंगे। और जो भारत का प्रतिनिधिमंडल है यूएनएससी में, उसकी तरफ से इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाया जाएगा, इसे लेकर किसी तरीके की कोई सुगबुगाहट मधु? जी, फिलहाल भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कोई बात नहीं आई है सामने। उन्होंने अभी तक इस पूरे मसले पर भारत का रुख साफ नहीं किया है, क्योंकि बातचीत चल रही है। आखिरी मोमेंट तक भारत न्यूट्रल रहना चाहेगा, लेकिन वोटिंग के समय किस तरफ वो अपना वोट डालेगा ये फिलहाल भारत ने अपना रुख साफ नहीं किया है। अमेरिका की रणनीति फिलहाल क्या नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है यूएनएससी के अंदर अगर प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से लाया जाएगा तो फिर परमानेंट मेंबर रशिया वो वीटो कर सकता है, और रशिया के साथ खुलकर चीन है तो जाहिर सी बात है उसके पास भी वीटो पावर है, तो फिर प्रस्ताव तो पास होने वाला नहीं है। तो फिर मंशा क्या है? कि प्रस्ताव तो पास नहीं होगा, लेकिन मंशा ये है कि आप एक यूएनएससी जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरिए, कमेटी के जरिए आप कम से कम आवाज उठाएं। ये इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए जा रहे हैं, ओवरऑल दिखाया गया है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस का कोई ही रिस्पांस ज्यादा नहीं रहा है पुतिन को रोकने के लिए। लेकिन फिलहाल अमेरिका अपनी तरफ से बिना सीधे तौर पर रशिया के साथ जंग में शामिल हुए जो चीजें कर सकते, चाहे वो डिप्लोमेटिक टेबल पर आना हो या फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना हो, जो बहुत धीरे धीरे असर करेगा और वो तुरंत असर नहीं करेगा, इन सब चीजों के जरिए वो रूस को पनिश करना चाहता है। ये प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, ये एक रिस्पांस है अमेरिका की तरफ से कि रूस ने जो भी कदम उठाए हैं उसकी दुनिया निंदा कर रहा है। मधु, ये एक रिस्पांस है अमेरिका की तरफ से या महज ये एक फेस सेविंग है अमेरिका की तरफ से? क्योंकि अमेरिका जिसकी सबसे ताकतवर देश के तौर पर छवि को अफगानिस्तान में एक तो बड़ा धक्का लगा, और उसके बाद अब ये यूक्रेन जो दुनिया के सामने बड़े उदाहरण के तौर पर उभरा है, तो कुल मिलाकर इस वक्त दुनिया इस बात को समझ रही है कि रूस का ये दबदबा यूक्रेन पर नहीं, फिलहाल अमेरिका पर स्थापित हो रहा है। जी, आपने सही कहा कि ये अमेरिका की तरफ से फेस सेविंग रेजोल्यूशन ही है, फेस सेविंग स्टेप्स ही हैं, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका अभी अफगानिस्तान जंग से बाहर निकला है और अमेरिका में जो सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट है, वो जंग के बिल्कुल खिलाफ है। किसी भी तरह जनता का मत नहीं है कि अमेरिका एक और बेमतलब की जंग में शामिल हो, और यूक्रेन के साथ जंग में शामिल होना, रूस को अपनी ताकत दिखाना और सीधे तौर पर रूस से लड़ने के लिए अमेरिकी ट्रूप्स को भेजना, उसके लिए अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधु भाटिया झा इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे उन्हें निकालने का काम लगातार जारी है, और इस बीच भारतीय छात्रों का एक जत्था जो है वो इस वक्त रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। देखिए, यूक्रेन के पश्चिमी सीमा पर ही
रोमानिया देश है, यूरोप में आता है और उसके बॉर्डर तक भारतीय छात्रों का एक जत्था पहुंच चुका है। भारत सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि क्योंकि फिलहाल एयर स्पेसेस लॉक हैं यूक्रेन में, ऐसे में सीधे एयरलिफ्ट तो नहीं किया जा सकता है और जो इवैक्यूएशन प्लान है वो जो पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, उनकी सीमा पार कराकर ही छात्रों को वापस लाया जाएगा हिंदुस्तान। तो ऐसे में एक जत्था जो रोमानिया की सीमा पर पहुंच चुका है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल कीव में जो भारतीय एम्बेसी है उसके पास ही एक स्कूल की ये बिल्डिंग है जहां पर भारतीय छात्रों को एक साथ रखा गया है। वहीं की ये तस्वीरें, ये वो छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का वापस घर लौटने के लिए। हालांकि मैं ये आपको बता दूं कि आज हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो लगातार वॉर जोन से यहां यूक्रेन की राजधानी कीव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने इन छात्रों से बातचीत की है और ज्यादातर छात्र जो हैं वो आश्वस्त हैं। फिलहाल उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं, ऐसे में अपने घर लौटना तो चाहते हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी मैंने आपको जानकारी दी थी ना कि यूक्रेन और रोमानिया का जो बॉर्डर है वहां पर ये भारतीय छात्रों का पहला जत्था जो पहुंचा है। तो सड़क के रास्ते इन छात्रों को बॉर्डर तक लाया जा रहा है, बॉर्डर पार कराया जाएगा इनको। दूसरे देश में जब ये दाखिल हो जाएंगे तो फिर वहां से हवाई जहाज के रास्ते वापस इन्हें भारत सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। यही है यूक्रेन से इन भारतीय छात्रों को वापस देश लाने का पूरा इवैक्यूएशन प्लान। और इसमें सिर्फ रोमानिया नहीं है बल्कि यूक्रेन से लगे हुए जो बाकी यूरोपीय देश हैं, जिसमें पोलैंड भी है, जिसमें हंगरी भी है, जिसमें स्लोवाकिया भी है, उनके रास्ते भी, उनके जरिए भी भारतीय छात्रों को वापस लाया जाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।